हाय गाइस, वेलकम टू वाईशायस। आई एम इशी और इस वाले वीडियो में हम क्लास 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड उसका पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली पार्ट 2 नेक्स्ट वाले वीडियो में आएगी। इस वाले चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडियन विलेजेस को किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रखा है, कौन सी उनकी पॉलिसीज़ थी। कुछ मैंने बता रखा था ना फर्स्ट चैप्टर में कि डिप्लोमेसी भी खेलते थे, फिर उनकी कुछ गंदी सी पॉलिसीज़ भी आ रखी थी, वॉर भी करते थे, सब क्या करते थे ये लोग। तो आज हम लोग देखेंगे कि कंट्री साइड जो हमारे विलेज वाले एरिया थे उनको इन लोगों ने किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाई सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नो मैटर वॉट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो, आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होना है। सो 12 अगस्त 1765 को दी गई दीवानी राइट्स, कंपनी को अपॉइंट करा गया एज दीवान ऑफ बंगाल। किसने अपॉइंट किया? मुगल एम्परर ने। इफ़ किसी को पता है कि वो कौन सा मुगल एम्परर था जिसने दीवानी राइट्स दे रखी थी तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट में बता दो, ठीक है। अब इस पेंटिंग को ध्यान से देखो। जब मैं चैप्टर नंबर 2 करवा रही थी तो मैंने बता रखा था कि रॉबर्ट क्लाइव जो कि बैटल ऑफ प्लासी भी लड़ा है, बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ा है, और जब उसके बाद वो इंडिया से यूरोप वापस गया तो उस पर बहुत सारे ब्लेम लगाए गए, बहुत सारे चार्जेस लगाए गए, बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए। क्यों? क्योंकि उन जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी ना, वो पार्लियामेंट ही नहीं, पूरे लोग ही इससे जेलस थे। उनको मतलब सोचो अपने ही लोगों से जल रहे लोग, क्या ही लोग होते होंगे उस टाइम के, मतलब ब्रिटेन के। तो उन लोगों का ये कहना था कि आपने इंडिया में जाके किया क्या है। तो ऐसा नहीं था कि उन लोगों को इंडिया के लिए कोई सिंपैथी है या फिर ऐसा कुछ कोई दया भाव वाली फीलिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बेसिकली उन लोगों को प्रॉब्लम इससे थी कि और भी लोग गए यूरोप से इंडिया में, वो लोग क्यों नहीं अर्न करके आ पाए। एंड इस इंसान ने, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर दिया जिसको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल गया, ठीक है। अपने से ही जल रहे थे लोग। तो रॉबर्ट क्लाइव ने, ऐसा तो था नहीं कि रॉबर्ट क्लाइव ने अपने फेवर में कुछ कहा नहीं होगा, ऑब्वियसली कहा था। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी स्टेटमेंट भी प्रूव करने की कोशिश करी थी। तो उसने ना एक पेंटिंग ऐसी बनवा रखी थी, उसने ऐसा पेंटिंग दिखा के कहा होगा कि लो देखो आप लोग जो कह रहे हो वो गलत है। जो मुगल एम्परर है वो आज भी हमसे हेड पे है, आज भी हमसे ऊंचा ही है। तो बेसिकली इस वाले पेंटिंग में इसलिए ऐसा दिखा रखा है कि जो मुगल एम्परर हैं, जो भी इनको दीवानी राइट्स दे रहे हैं, वो थ्रोन पे बैठे हुए हैं, रॉबर्ट क्लाइव नीचे यहाँ पे खड़े होकर के दीवानी राइट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो कुछ इंग्लिश मैन हैं, कुछ इंडियंस हैं, एज अ विटनेस की प्रूव है वो कि हाँ देखो मुझे दीवानी राइट्स मिली है, ताकि कल को आप ये ना कह दो कि नहीं आपने तो दी ही नहीं, मतलब हमने तो दी ही नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जैसे कंपनी को जब दीवानी राइट्स मिली, दीवानी राइट्स इन द सेंस क्या होता है, इसका मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल गया कंपनी को, ठीक है। तो जैसे ये कंपनी दीवान बनी ना बंगाल की, तो ये जो कंपनी थी उसको कंसिडर किया जाने लगा एज अ चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी। इनडायरेक्टली टेरिटरी इनके कंट्रोल में है, राजा तो बस नाम का है। ये बात रॉबर्ट क्लाइव को भी पता थी, राजा को भी पता थी, बट इस फिगर में इन लोगों ने ऐसा पोर्ट्रे करा है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो अभी भी नीचे ही है राजा के, बिकॉज इनको ये प्रूव करना था वहाँ पे कि आप लोग जो बोल रहे हो वो गलत है ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, ठीक है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, मैंने जो किया है खुद के दम पे किया है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए किसी भी टेरिटरी का, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होंगी ना कुछ। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को भी मार पीट के रेवेन्यू लेने चले जाओगे। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बट इन लोगों ने कभी समझी नहीं। ऊपर से था वो विलेज वाला एरिया, तो इन लोगों को लगा कि शहर में जाके ये लोग कोई कानून वानून लेके आएंगे तो पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे, चलो ठीक है उनका ब्रेन वॉश कर देंगे। लेकिन विलेजेस वाले एरिया में थोड़ा सा वो बैकवर्ड लोग हुआ करते थे। आज प्रेजेंट टाइम में भी इंडिया के जो भी विलेजेस हैं बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड लोग हुआ करते हैं, आइडियोलॉजीज़ में, मेंटालिटी में, हर जगह पे वो उनकी पुरानी वाली थिंकिंग है। तो सोचो उस टाइम पे क्या ही रहा करता होगा। ओके, तो इन लोग को लगा कि हम लोग एज ए एलियन पावर यहाँ पे अगर हमें सर्वाइव करना है तो थोड़ी सी अथॉरिटी, थोड़ा सा प्रेस्टीज कंट्री जो विलेज मैन है उनको भी देनी पड़ेगी। तो इनका भी काम हो जाएगा एंड हमारा भी काम हो जाएगा। देखते हैं रेवेन्यू उन्होंने ली कैसी। तो दीवानी राइट्स मिल तो गया, बट उसके बाद भी इन लोगों ने ना अपने आप को पहले एज अ ट्रेडर ही देखना पसंद किया, मतलब एज अ ट्रेडर ही देखा। कभी भी उन लोगों ने अपने आप को एज एन ऑफिसर नहीं देखा, मतलब ऑफिसर इन द सेंस कि रेवेन्यू कलेक्शन वाला ऑफिसर नहीं देखा, ठीक है, जो जाके रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। बिकॉज उनको मतलब था बस अपने प्रॉफिट से, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को ये लोग तैयार नहीं थे। मतलब क्या होता है कि अगर आप कहीं पे रेवेन्यू कलेक्ट करने जाते हो तो आपको पहले प्रॉपर उस लैंड का असेसमेंट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से कितनी रेवेन्यू आ सकती है, ठीक है। और अगर नहीं आ सकती है तो रीज़न क्या क्या, उसको सही कैसे किया जा सकता है। बट इन लोगों ने ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं समझा।
इन लोगों का मतलब बस एक था, मुझे चाहिए प्रॉफिट, और वो जहाँ से मर्जी वहाँ से ला के दो, मुझे प्रॉफिट मिलनी चाहिए, प्रॉफिट हमारा ही होना चाहिए, आपका भले से लॉस हो जाए। इसके लिए इन लोगों ने ना बहुत सारे तरीके अपना रखे हैं। फॉर एग्जांपल, जब इन लोगों को दीवानी राइट्स नहीं मिली थी ना, उससे पहले इम्पोर्ट हुआ करता था ब्रिटेन से गोल्ड एंड सिल्वर का। बेसिकली उसके एक्सचेंज में ये लोग हमसे जो भी खरीदते थे, लोग परचेज करते थे लोग गुड्स, उसके बदले में हमें गोल्ड एंड सिल्वर देते थे। जैसे ही दीवानी राइट्स मिल गई, ये बंद हुआ पहले। मतलब व्हाट आई मीन टू से कि जब इन लोग को दीवानी राइट्स मिल गई ना, तो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे हमारे एरिया से, मीन्स एट द टाइम बंगाल से। तो वहीं के पैसे को वहीं पे यूज़ किया करते थे, अपने अपने लिए यूरोप के लिए मसाले वगैरह ख़रीदा करते थे। फिर उसके बाद वो यूरोप में ले जाके डबल दाम पे सेल किया करते थे। तो प्रॉफिट इन्हीं लोग का हो रहा था, हमारा बिल्कुल ही लॉस हो रहा था। और दूसरा ये था कि अब रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल गया है, सब चीज़ इनके हाथ में है, अब ये लोग जो मर्ज़ी आए वो करें, किसी को मतलब कोई मतलब होगा भी तो कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल देते हैं, क्राफ्ट पर्सन हुआ करते हैं, क्राफ्ट पर्सन अपने कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बना रहा है। अब वो उसमें उसकी मेहनत भी लगी है, पैसा भी लगा है, दिन रात जग के वो बनाया है, ठीक है, विद इन अ लिमिटेड टाइम। तो वो कहेगा कि हम ये बेचेंगे 20 रुपये में। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर वो 20 रुपये ज़्यादा लगी तो वो बोलेंगे नहीं, हम आपको इसका 5 रुपये से अधिक देंगे ही नहीं। अब वो जो क्राफ्ट पर्सन होता था ना, वो मना भी नहीं कर सकता था। क्यों नहीं मना कर सकता था? क्योंकि पैसे के मालिक तो अब ये लोग बन चुके हैं ना, पब्लिक का पर्स बन चुके हैं ये लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो वो मना नहीं कर सकता था, जो भी क्राफ्ट पर्सन हुआ करता था। और अगर मना करेगा तो वो कंपनी सीधा सा बोल देगी, तुमको जो करना है करो, अगर तुमने हमें सेल नहीं किया तो हम किसी और को भी खरीदने नहीं देंगे। तो बेचारा वो कुछ कर ही नहीं सकता था क्राफ्ट पर्सन, उसको कैसे भी सेल करना ही होता था उसको। इस वजह से बहुत सारे जो आर्टिसंस थे ना, वो विलेजेस से बहुत दूर जाने लगे, घर छोड़ के जाने लगे, विलेजेस को छोड़ के जाने लगे, ठीक है। क्योंकि कंपनी को अपनी सारी चीज़ें ना लो प्राइस पे चाहिए थी, इतने इस हद तक उनको प्रॉफिट चाहिए था, लालची थे सब बेसिकली। एंड जो पीजेंट्स थे ना, वो भी डेप्थ में जाने लगे, वो अपने जो ड्यूज़ वगैरह थे वो पे नहीं कर पाए, जो भी डिमांड करते थे ये कंपनी वाले। जो आर्टिसनल प्रोडक्शन थी वो भी डिक्लाइन होती गई, जो एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन था वो भी कोलैप्स हो गया। एंड इन सारे रीजंस की वजह से 1770 में ना एक बंगाल में बहुत ही डेंजरस फेमाइन आया था, जिसमें यू कैन से अप्रॉक्स 10 मिलियन ऑफ पीपल की डेथ हो गई थी। एंड बंगाल की 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन तो मतलब ख़त्म ही हो गई थी। ओके, जब मॉडर्न इंडिया कराएंगे ना, उसमें इस फेमाइन के बारे में बहुत ही इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम पे विलेजेस के लिए, नॉट उस टाइम पे ही नहीं, मतलब आज के भी टाइम पे अगर आप इंडिया में विलेजेस में चले जाओ ना, तो आपको सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम दिखेगा ना, मोस्टली 80% ऑफ पीपल जो है विलेजेस में, उनका एग्रीकल्चर ही होगा आज भी। तो सोचो उस टाइम पे क्या ही एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, करती होगी अगर आज इतनी है तो। कंपनी को लगा कि नहीं, ऐसे तो भाई भूखे मर जाने हैं, क्योंकि लॉस तो उनका भी हो रहा था ना। ऐसा तो है नहीं कि बंगाल में फेमाइन आ रखा था और वो लोग अपना मज़े कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो उन लोगों को लगा कि नहीं, अभी हमें एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे ऑफिशियल्स ने एक साथ बैठ करके एक प्लान बनाया कि अ, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन लोगों ने सोचा कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वरना भूखे मर जाएंगे, ऐसा वाला कुछ उन लोगों की थिंकिंग थी। थोड़ी सी माइंड आ ही गई होगी एट दैट टाइम उन लोगों पे भी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने एक प्लान वो लेकर के आए जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट, 1793 में लेकर के आए। इसमें क्या हुआ करता था, जस्ट अ मिनट, क्या इसमें क्या हुआ करता था, जो राजा और जो तालुकदार थे ना, उनको कह दिया कंपनी ने कि आज से आप हो ज़मींदार, और आप जाओगे गांव-गांव में पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करके लेके आओगे, ठीक है। और इन लोगों ने ज़मींदार्स को बता दिया कि जो टैक्स होगा, जो मुझे पैसा चाहिए, वो परमानेंटली फिक्स्ड होगा। कहने का मतलब है कि मान लो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और आप लोग मान लो ज़मींदार हो, मीन्स राजा एंड तालुकदार हो। तो मैंने आप लोग को बोला कि आप लोग ज़मींदार हो और आप जाओ विलेजेस में रेवेन्यू कलेक्ट करके लेके आओ, मुझे हर महीने 1000 रुपये रेवेन्यू चाहिए, कैसे भी, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसमें बहुत सारी थी, बस यही था परमानेंट सेटलमेंट, कि इन लोगों ने ज़मींदार्स को बता रखा था कि इनको परमानेंटली फिक्स्ड था अमाउंट उस टाइम पे कि इतनी ही चाहिए इन लोगों को रेवेन्यू, ओके। तो उस टाइम पे ज़मींदार्स को तो बहुत ज़्यादा लगी रेवेन्यू कि हाँ, मतलब इतना सारा कहाँ से कलेक्ट करके आ पाएंगे। और अगर पीजेंट्स ने नहीं दे पाया ना, तो आपको फिर वो ज़मींदार्स को अपने पास से देनी पड़ती थी। तो ज़मींदार्स ने अगर वो रेवेन्यू नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो बेसिकली जो जो ज़मींदारी होती थी ना, कि जो कंपनी ने दे रखी है ज़मींदारी राइट, वो उनके हाथ से ले ली जाती थी। इसका ड्रॉबैक ये था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट था कुछ नहीं, बस एक रेवेन्यू था जो पीजेंट से लेना था ज़मींदार्स को, ठीक है। और वो जो पैसे लेने थे वो परमानेंटली फिक्स्ड हुआ करते थे।
ड्रॉबैक इसके थे, मैंने अभी बताया कि ज़मींदार्स को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि अगर पीजेंट्स नहीं दे पा रहे हैं पैसे तो बेसिकली वो ज़मींदार्स को पे करना पड़ता था। अगर ज़मींदार्स भी नहीं पे कर पा रहे हैं तो उनकी जो ज़मींदारी राइट्स थी वो चली जाती। ठीक है। और उसके बाद में ना एक और प्रॉब्लम हो गई कि बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी में ना थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हुआ। जो प्राइसेस थे मार्केट में वो थोड़े से बढ़ने लगे, कल्टीवेशन क्योंकि अच्छा खासा हो गया। अब फेमाइन है तो ऐसा तो नहीं है ना कि ज़िंदगी भर फेमाइन ही रहेगा, कुछ तो इम्प्रूव होगा ही। तो वही हुआ, एग्रीकल्चर में थोड़ा सा अच्छा मतलब एक्सपांड हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी। ठीक है। उसके बाद में कंपनी को ये समझ में आने लगा कि हम तो परमानेंटली पैसा फिक्स्ड है हमारा, उतना ही ले रहे हैं, फ़ायदा ये ज़मींदार्स को हो रहा है। क्योंकि जैसे ही मार्केट में प्राइसेस बढ़े, कल्टीवेशन एक्सपैंड हुआ, तो ये जो ज़मींदार्स वगैरह हुआ करते थे ना, ये पीजेंट से एक्स्ट्रा पैसे लेने लगे। अब मान लो कंपनी ने डिस्कस कर रखा है कि हाँ फिक्स कर रखा है 1000 रुपये में आप, मतलब हमें पर मंथ 1000 रुपये चाहिए। अब जब ज़मींदार्स को दिख रहा है साफ साफ कि प्रॉफिट में जा रहे हैं पीजेंट्स, तो वो पीजेंट से ज़्यादा पैसे लेंगे कि नहीं? ऑफकोर्स वो अगर 1500 भी ले लेंगे ना तो 1000 रुपये ही देंगे कंपनी वालों को। तो ऐसे दिखने लगा कि करप्शन हो रहा है, ज़मींदार्स करप्ट हो रहे हैं और फ़ायदा इन लोग को हो रहा है। तो ये सेटलमेंट अच्छा नहीं, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद में ना पीजेंट्स भी सफ़र करने लगे। पीजेंट्स को तो बहुत ही सफ़र करना पड़ा। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सफ़र करा है ना विलेजेस में तो वो पीजेंट्स ही थे। तो उनको ऐसा हुआ ना कि पीजेंट्स को, ये जो ज़मींदार थे ना इन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, बिल्कुल वो कंपनी के तरह थे, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी नहीं लेना है। अगर पीजेंट्स को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी तो जो ज़मींदार हुआ करते थे ना वो फुलफ़िल नहीं कर पाते थे, और वो करते ही नहीं थे, उनको मतलब ही नहीं था। वो भी कहते थे कि आपको जो करना है करो, हमें कुछ नहीं पता, हमें बस हमारे पैसे से मतलब है, पैसा मिलना चाहिए टाइम पे, अदरवाइज़ जो आपकी लैंड है ना वो हमारी। तो जो पीजेंट्स है, लैंड तो उनका बस नाम का है, क्योंकि राइट पता ही नहीं उनको क्या ही राइट है। और इनसिक्योरिटी है लैंड को लेके वो अलग, डेप्थ में है वो भी अलग। तो ऐसे ना प्रॉब्लम होने लगी। तो इस वजह से इन लोगों को लगा कि, बहुत सारे ऑफिशियल्स को लगा कि जो परमानेंट सेटलमेंट है इसके जगह पे एक न्यू सेटलमेंट आना चाहिए। तो अर्ली 19th सेंचुरी में ऐसा बहुत सारे ऑफिसर्स ने बैठ के सोचा। और आज का उत्तर प्रदेश जो प्रेजेंट डे यूपी है, उस टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल के अंडर में आता था। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके अंडर में आता था उत्तर प्रदेश उस टाइम पे। तो उसमें एक इंग्लिश मैन हुआ करते थे हॉल्ट मैकेंजी, उन्होंने एक सिस्टम लेके आया वो जिसका नाम था महलवारी सेटलमेंट। ठीक है। दोनों सिमिलर था, मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस था दोनों में। 1822 में ही आया था। तो इन भाई साहब ने सोचा, जो हॉल्ट मैकेंजी थे उन्होंने सोचा कि जो विलेजेस है ना वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, और ब्रिटिशर्स तो पहले ही सबको गंवार समझते थे इंडियंस को। ठीक है। तो इनको लगा कि अगर यहाँ पर सर्वाइव करना है तो थोड़ा सा हमें प्रॉपरली चीज़ों को रेगुलेट करना पड़ेगा, और हमें इन विलेजेस को प्रिजर्व भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो इन्होंने अपने अंडर में ना कुछ कलेक्टर्स को भेजा विलेज टू विलेज जाने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि आप फील्ड वगैरह को मेज़र करो, असेसमेंट करो, कहाँ से रेवेन्यू आ सकता है मुझे वो बताओ, उसके बाद आप वहाँ से टैक्स कलेक्शन करो। तो इनके जो कलेक्टर्स थे वो जब गए विलेज टू विलेज तो हर विलेज को महल कहा गया, इसीलिए इसका नाम है महलवारी सेटलमेंट। ठीक है। और बदले में इन्होंने कह दिया कि जो परमानेंट सेटलमेंट था ना ये भी वैसे ही है, बट यहाँ पे हम अपने अमाउंट को परमानेंटली फिक्स्ड नहीं करेंगे। ठीक है। तो मतलब ज़रूरत पड़ने पे आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब था इनका, आगे हम बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि इनकी नीड कभी कम तो होने वाली है नहीं। बेसिकली यही था महलवारी सेटलमेंट। उसके बाद मुनरो सिस्टम था, साउथ इंडिया में चल रहा था। साउथ इंडिया में क्योंकि इन लोगों को लग रहा था ना कि कोई कभी भी साउथ इंडिया में ना ट्रेडिशनली कोई ज़मींदार रहा नहीं है। तो यहाँ पे बस एक चीज़ नहीं थी कि जो ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो डायरेक्टली जाके कल्टीवेटर से बात करने लगे उनसे। पीजेंट्स कल्टीवेटर्स जो भी थे, पीजेंट्स वगैरह थे साउथ इंडिया के, उनसे वो डायरेक्टली जा करके अपने टैक्सेस वसूलने लगे। ठीक है। बस यही उसमें नई चीज़ थी। और जो मुनरो सिस्टम थी ना वो लेकर के आए थे अलेक्जेंडर रीड। सबसे पहले वो बहुत ही स्मॉल स्केल में अलेक्जेंडर रीड ने उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करी थी। बेसिकली मैंने पिछले वाले चैप्टर में मैंने बता रखा था कि टीपू सुल्तान के साथ वॉर चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो जितना भी एरिया टीपू सुल्तान से उन्होंने जीता था ना, उसने उस पर्टिकुलर एरिया में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने ये रेवतवारी सेटलमेंट लगाया था। बेसिकली मुनरो सिस्टम इसको बाद में कहा गया, पहले इसका नाम था रेवतवारी सेटलमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद जब थॉमस मुनरो आए ना, उनका जब राज आया तो उन्होंने इस पर्टिकुलर ये जो रेवतवारी सेटलमेंट था ना, रीड और मुनरो ने मिल करके इसको आगे बढ़ाया। एंड इन्हें लोगों ने सोचा कि साउथ इंडिया में कभी भी कोई ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं हुआ करता था, सो हम लोग डायरेक्टली जा करके पीजेंट से टैक्सेस वैक्सेस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस हाँ, यहाँ पे भी एक चीज़ थी कि असेसमेंट होना चाहिए लैंड का, कहाँ से कितना आ सकता है।
क्योंकि इन लोगों को अभी तक ये समझ में आ चुका था कि हम लोग ज़्यादा किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि अगर एक का नुकसान होगा ना तो सब उसी से तो कनेक्टेड है। अगर पीजेंट्स टैक्स देगा ही नहीं, पीजेंट्स के पास उतने होंगे ही नहीं, तो फिर प्रॉफिट ना ज़मींदार को होगा ना कंपनी वालों को होगा। तो बेसिकली इन लोगों ने दिमाग तो बहुत लगाया, तीनों में ना कुछ खास डिफरेंस था नहीं। देखो परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, एक मिडिलमैन हुआ करता था इन द फॉर्म ऑफ ज़मींदार्स, वो टैक्सेस कलेक्ट किया करता था पीजेंट्स से, और टैक्सेस जो थे ना वो कंपनी को फिक्स्ड अमाउंट में ही देने थे, ठीक है। ड्रॉबैक थे इसके बहुत ज़्यादा से। तो इसके बाद इन लोगों को लगा कि कोई नई सिस्टम लेके आनी चाहिए, तो ये लोग रेतवारी सेटलमेंट लेके आए, सॉरी महलवारी सेटलमेंट। इसमें क्या था, कुछ खास नहीं था, सब चीज़ें दोनों सेम सेम थी। बस इसमें ये था कि प्रॉपर असेसमेंट करेंगे लैंड का, ठीक है, और जो अमाउंट होगा वो परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होगा, ठीक है। ये वाला था, इसको कहा गया महलवारी सेटलमेंट। महल, व्हाट वाज महल? तो जब कलेक्टर्स विलेजेस टू विलेजेस गए ना, विलेज टू विलेज गए असेसमेंट करने के लिए, तो हर विलेज को महल का नाम दिया गया, बिकॉज महल एक थोड़ा सा विलेज वाला टर्म लग रहा है, ठीक है, ट्रेडिशनल टर्म लग रहा है, इस वजह से इसको महल वाली सेटलमेंट कहा गया। उसके बाद आता है मुनरो सिस्टम। इसमें भी कुछ खास था नहीं, बस प्रॉपर असेसमेंट इसमें भी हो रखा था। बस हाँ, इसमें डायरेक्ट टैक्सेस का वो हो रहा था, टैक्सेस ले रहे थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली अभी ना ये मुंडो सिस्टम के हिसाब से ये लोग पैटर्नल फादर फिगर बन गए थे। किसके? हमारे जो पीजेंट्स हैं उनके, जो हमारे विलेजेस थे उनके। इन लोग का कहना था कि हम लोग सब ठीक कर देंगे, बट इन लोगों ने सभी वाहियात, अगर पहले से भी वाहियात थे तो और भी वाहियात कर दिया इन लोगों ने। ऑल वॉज नॉट वेल। इन लोगों को ये लगा कि ये सब करके ये लोग रेवेन्यू इंक्रीज़ कर देंगे, रेवेन्यू डिमांड इन लोग की बढ़ेगी तो पीजेंट्स दे देंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन लोगों ने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन के साथ में ऐसी वाली जो ये सेटलमेंट्स थे वो ले आए थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रस्ट में सभी और भी ज़्यादा वाहियात हो गए, और पीजेंट्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। सो यहाँ पे डोंट वरी अबाउट दैट। इस बारे में ना, इन तीनों सिस्टम के बारे में हम बहुत ही इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब 11th-12th की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद है क्रॉप्स फॉर यूरोप। छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, एक ही टॉपिक बचा हुआ है, क्रॉप्स फॉर यूरोप। उसमें 2-3 सब टॉपिक्स हैं। इफ़ मैंने इसमें इंक्लूड करा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। सो अभी इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, एंड ऑफ कोर्स सर को कांटेक्ट कर लो प्लीज़। सो अभी इसको यहाँ पे पॉज करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे द क्रॉप्स फॉर यूरोप, एंड ऑफ कोर्स इंडिगो प्लांटेशन के बारे में हम जानेंगे, एंड ब्लू रेबेलियन के बारे में जानेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।